Assalamu alaikum and warm welcome to our channel Learning is Power. In today's video we are going to discuss MCQs of engineering materials. This video will help you in preparing your entry test for masters in mechanical engineering in some famous universities of Pakistan like NASPIAS, GTEX, IUT Lahore and many more. We have already discussed 100 questions in our previous videos. Those who don't have watched those videos can watch those videos as they are still available on our playlist known as engineering material. So today we will start our lecture from 101 MCQ. Simply we come to 101. Here it is given as, here is it, 101. Question number 101 is टंगस्टन इन स्टील. स्टील में जो टंगस्टन होते हैं इसका क्या काम होता है? ऑप्शन ए हमारे पास improves wear resistance, cutting ability and toughness. कि स्टील में अगर हम टंगस्टन को ऐड करें तो उसकी वेयर रेजिस्टेंस भी इम्प्रूव होती है, कटिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है और टफनेस भी इम्प्रूव होती है. ऑप्शन बी हमारे पास है रिफाइंस ग्रेन साइज एंड प्रोड्यूसेस लेस टेंडेंसी टू कार्बोनाइजेशन एंड इम्प्रूव्स क्रेन एंड हीट रेजिस्टेंट. ऑप्शन सी हमारे पास है इम्प्रूव्स कटिंग एबिलिटी एंड रिड्यूसेस हार्डन एबिलिटी. और ऑप्शन डी हमारे पास है के raises its melting point. तो बच्चों जब हम टंगस्टन को स्टील में ऐड करते हैं तो जो स्टील का ग्रेन साइज होता है वो भी इम्प्रूव होता है और उसकी टेंडेंसी जो होती है कार्बोनाइजेशन की वो कम हो जाती है और क्रेन की यानी कि जंग लगने से बचाने के लिए उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है. क्रेन रेजिस्टेंस बढ़ती है यानी कि क्रेन कम हो जाती है और हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज भी उसकी इम्प्रूव हो जाती हैं. तो ऑप्शन बी बच्चों इस केस में हमारा राइट होगा विच इज गिवन एज. सो टंगस्टन इन स्टील रिफाइंस ग्रेन साइज एंड प्रोड्यूसेस लेस टेंडेंसी टू कार्बोनाइजेशन, improves grain and heat resistant properties. Next question is this 102. Tungsten in high speed steel provides. High speed steels में अगर हम टंगस्टन को ही ऐड करें तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारे पास उसकी उससे हमें हार्डनेस प्रोवाइड होगी. ऑप्शन बी हमारे पास है उससे टफनेस हमें मिलती है. ऑप्शन सी में वेयर रेजिस्टेंस मिलेगी या ऑप्शन डी में शार्प कटिंग एज उससे प्रोड्यूस होगा. तो बच्चों जब हाई स्पीड स्टील में हम टंगस्टन को यूज करते हैं तो उससे हमें हार्डनेस मिलती है. तो टंगस्टन इन हाई स्पीड स्टील प्रोवाइड्स हार्डनेस. सो द ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन. टंगस्टन इन हाई स्पीड स्टील प्रोवाइड्स हार्डनेस. हाई स्पीड स्टील में जब हम टंगस्टन को ऐड करेंगे तो उसकी हार्डनेस हमें प्रोवाइड हो जाएगी हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन की एडिशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फटीग लिमिट. फटीग लिमिट को इंक्रीज करने के लिए इन मेथड्स में से कौन सा मेथड करेक्ट नहीं है? तो बच्चों पहले तो आपको फटीग लिमिट का पता होना चाहिए. तो फटीग लिमिट बेसिकली ये इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि स्ट्रेस लेवल बिलो विच एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स कैन बी अप्लाइड टू मटेरियल विदाउट कॉजिंग फटीग फेलियर. कि ये एक ऐसी स्ट्रेस लेवल होता है, फटीग लिमिट में एक ऐसा स्ट्रेस लेवल होता है जिसके नीचे यानी कि जिसके बिलो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स को अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल में जिससे उसमें फटीग फेलियर काज नहीं होता है. यानी कि लोडिंग साइकिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल को हम अप्लाई करते हैं किसी भी
मटेरियल पे फटीग फेलियर को काज किए बगैर। ठीक है, तो ये वो वाला स्ट्रेस लेवल से बिलो होती है। तो इसमें आप एक दफ़ा फिर आप फटीग लिमिट की एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनें कि ये एक स्ट्रेस लेवल होता है बिलो विच एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल कैन बी अप्लाइड टू मटेरियल्स विदाउट काजिंग फटीग फेलियर। कि ये इसमें हम क्या करते हैं, ये एक स्ट्रेस लेवल होता है जिससे नीचे नीचे हम इनफाइनाइट लोडिंग साइकिल्स को हम अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल में विदाउट काजिंग ऑफ फटीग फेलियर। की फटीग फेलियर भी नहीं होना देना है हमने, और हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल मटेरियल पे अप्लाई करने हैं बिलो स्ट्रेस लेवल एट स्ट्रेस लेवल विच इज कॉल्ड फटीग लिमिट। जो ऑप्शन हमारे पास हैं कि वे फटीग लिमिट के इंक्रीजिंग के बारे में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है हमने वो बताना है। ऑप्शन ए है शार्ट पिनिंग, तो बच्चों शार्ट पिनिंग ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है नाइट्राइडिंग ऑफ सरफेस। ऑप्शन सी है हमारे पास कोल्ड वर्किंग, और ऑप्शन डी है सरफेस डीकार्बोनाइजेशन। तो हमने नॉट करेक्ट मेथड बताना था फटीग लिमिट का, तो वो हमारे पास होता है सरफेस डीकार्बोनाइजेशन। सो ऑप्शन डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 103. Next question is question number 104, which is given as connecting rod is usually made of. Connecting rod किस चीज का बच्चों बना होता है? तो connecting rod हमारे पास बेसिकली पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि connecting rod होता क्या है। तो connecting rod जो होता है ये आईसी इंजन में इसका यूज होता है वाइडली। तो इसकी डेफिनेशन इसका यानी कि प्रिंसिपल जो होता है कनेक्टिंग रॉड का वो ये होता है कि ये पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट करती है। कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स पिस्टन विद क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टिंग रॉड को यूज करते हैं। ये जो कनेक्टिंग रॉड होता है ये किस चीज का बना होता है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है लो कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है मीडियम कार्बन स्टील, और ऑप्शन डी है हाई कार्बन स्टील। तो बच्चों जो कनेक्टेड रॉड होता है वो हमारे पास मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस वन। कनेक्टिंग रॉड इज यूजुअली मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 105. Which of the following pipe is least corrosion resistant? इन ऑप्शन में से कौन सा लीस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट है, यानी कि जो कोरोजन रेजिस्टेंस इसकी सबसे कम है? ऑप्शन ए ब्रास, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील, ऑप्शन सी है कास्ट आयरन, और ऑप्शन डी है रॉट आयरन। तो हमने क्या बताना कि लीस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट पाइप अमंग दीज। तो बच्चों इनमें से जो सबसे कम यानी कि लीस्ट कोरोजन रेजिस्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है? रॉट आयरन है। ऑप्शन डी इज राइट फॉर question number 105 because wrought iron is least corrosion resistant than cast iron, mild steel and brass. So option D here it is because wrought iron is the least corrosion resistant among these four. Next question is question number 106, which is given as tensile strength of steel can be safely increased by adding carbon. बच्चों को कह रहा है कि अगर स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ को हमने इंक्रीज करना है तो अप टू सेफ लिमिट के अंदर अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टील इंक्रीज करनी है तो उसमें हमको कितनी कार्बन ऐड करनी पड़ेगी, कितने परसेंट कार्बन? ऑप्शन ए है कि अप टू 2.8% हम कार्बन ऐड करें, ऑप्शन बी है अप टू 6.3% हम ऐड करें, ऑप्शन डी है अप टू 0.83% हम कार्बन ऐड करें, ऑप्शन सी है कि कार्बन को हम कॉपर में ऐड कर दें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील सेफली इंक्रीज होती है। तो बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो होती है वो कार्बन की 0.83% तक इंक्रीज करने पर वो सेफली इंक्रीज होती है। कि अगर हम कार्बन को स्टील में अप टू 0.83% तक ऐड करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अंडर सेफ लिमिट इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर
107 which is given as high carbon steel carries carbon percentage up to high carbon steel में बच्चों कार्बन परसेंटेज कितनी होती है? तो ऑप्शन ए हमारे पास 0.1 to 0.3%, ऑप्शन बी है 0.3 to 0.6%, ऑप्शन सी है 0.6 to 0.8% और ऑप्शन डी है 0.8 to 1.5%। तो हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास 0.8 to 1.5% होती है। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन। द percentage of carbon in high carbon steel is 0.8 to 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोबाल्ट इन स्टील। जब हम स्टील में कोबाल्ट को ऐड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? तो ऑप्शन ए है कि ऑन एडिशन ऑफ कोबाल्ट इन स्टील वेयर रेजिस्टेंस और टफनेस इंप्रूव होती है। ऑप्शन बी है डिफाइंस ग्रेन साइज एंड इंप्रूव्स ग्रेन प्रॉपर्टीज। ऑप्शन सी है इंप्रूव्स कटिंग एबिलिटी एंड रिड्यूस हार्डन एबिलिटी और ऑप्शन डी है हमारे पास नन। तो बच्चों जब हम स्टील में कोबाल्ट को ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास उसकी कटिंग एबिलिटी इम्प्रूव होती है और हार्डन एबिलिटी उसकी कम हो जाती है। सो ऑन एडिशन ऑफ कोबाल्ट इन स्टील कटिंग एबिलिटी इम्प्रूव्स एंड हार्डन एबिलिटी reduces. So option C is right for this question. Next question is the percentage of carbon in low carbon steel is. Low carbon steel में percentage of carbon, बच्चों ये जो low carbon steel होता है इसको हम इसके एक और नाम भी होता है, आपको पता ही होगा कि low carbon steel को हम क्या कह सकते हैं? mild steel भी कह सकते हैं। low carbon steel का दूसरा नाम क्या है? माइल्ड स्टील। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील, तो फिर भी यही होगा क्योंकि माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील का ही दूसरा नाम है। तो लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास कितनी होती है? वो होती है 0.15%। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीजेज इफ इट कंटेन्स। हार्डनेस ऑफ स्टील कब बढ़ती है? यानी कि अगर स्टील में इनमें से कौन सी है कंपाउंड तो हार्डनेस ऑफ स्टील हमारी बढ़ सकती है। तो ऑप्शन ए है ऑस्टेनाइट, ऑप्शन बी है मार्टेनसाइट और ऑप्शन सी है पेरलाइट और सीमेंटाइट, ऑप्शन डी है। तो बच्चों हार्डनेस ऑफ स्टील को अगर हमने इंक्रीज करना है, हार्डनेस ऑफ स्टील को अगर हमने इंक्रीज करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें मार्टेनसाइट होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीजेस इफ इट कंटेन्स मार्टेनसाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर इट इज ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन के बारे में जो राइट स्टेटमेंट है वो हमने बता दिया। ऑप्शन ए कंटेन्स 1.7 to 0.5% कार्बन इन फ्री स्टेट एंड इज ऑब्टेन्ड बाय द स्लो कूलिंग ऑफ गोल्डन कास्ट आयरन। ऑप्शन बी है इज बाय ग्रे कास्ट आयरन इज नोन एज चिल्ड कास्ट आयरन एंड इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग रैपिडली। ऑप्शन सी है ग्रे कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय एनीलिंग प्रोसेस और ऑप्शन डी है नन। तो बच्चों ग्रे कास्ट आयरन के बारे में हमने इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बता दिया। तो ग्रे कास्ट आयरन में हमारे पास 1.7% से लेके 3.5% तक क्या होती है? कार्बन होती है। ग्रे कास्ट आयरन में 1.7% 1.7% से 3.5% तक कार्बन होती है फ्रेश स्टेट में, और ये हमारे पास मोल्टन कास्ट आयरन की स्लो कूलिंग के प्रोसेस से हासिल होता है। तो ये आप याद रखना कि ग्रे कास्ट आयरन में हमारे पास कार्बन होती है 1.7 to 3.5%, और ये हमारे पास कैसे ऑब्टेन होता है? इसके ऑब्टेन होता है मोल्टन कास्ट आयरन की स्लो कूलिंग से। तो ग्रे कास्ट आयरन कंटेन्स 1.7 to 3.5% of carbon in free state and is obtained by the slow cooling of molten cast iron. So the option A is right for this question.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोडुलर आयरन एस। नोडुलर आयरन की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है? उसकी मशीनेबिलिटी हाई होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, या ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों जो नोडुलर आयरन होती है उसकी मशीनेबिलिटी हाई होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यानी कि और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसकी हाई ही होती है। तो नोडुलर आयरन की मशीनेबिलिटी भी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होता है। तो इसका ऑप्शन पे क्या बनेगा? ऑल ऑफ अबव। और नोडुलर आयरन की एक चौथी प्रॉपर्टी भी होती है कि उसकी फ्लूइडिटी भी जो होती है, फ्लूइडिटी वो भी उसकी अच्छी होती है। यानी कि अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा आपके नोडुलर आयरन में हाई मशीनेबिलिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और गुड फ्लूइडिटी होती है नोडुलर आयरन के केस में। तो ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 which is given as nickel in steel improves wear resistance, cutting ability and toughness. Option B defines grain size and produces less tendency to carbonization and improves corrosion resistance and improves corrosion and heat resistant properties. Option C है gives ductility, toughness, tensile strength and anti-corrosion properties. और option D है none of this. तो बच्चों अगर हम स्टील में निकल को ऐड करते हैं तो उससे हमारी डक्टिलिटी, टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ और एंटी कोरोजन की प्रॉपर्टीज हमें निकल को स्टील में ऐड करने पे हासिल होती हैं। तो जब निकल इन स्टील गिव्स डक्टिलिटी, टफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एंटी कोरोजन प्रॉपर्टीज। सो ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज निकल इन स्टील गिव्स डक्टिलिटी, toughness, tensile strength and anti-corrosion properties. So option C was right for question number 113. Next question is 114 which is given as 114. Which of the following element does not impart hardness to steel? हार्डनेस ऑफ स्टील इनमें से किस एलिमेंट की वजह से नहीं होती है? इनमें से कौन सा एलिमेंट हार्डनेस स्टील को नहीं देता है? Which of the following element does not impart hardness to steel? कौन सा एलिमेंट इनमें से स्टील को हार्डनेस इंपार्ट नहीं करता है, नहीं देता है? तो ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी निकल और ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो बच्चों क्रोमियम, निकल और सिलिकॉन ये तो नहीं हो सकते हैं। तो जो वो एलिमेंट जो स्टील को हार्डनेस इंपार्ट नहीं करता है तो वो कॉपर होता है। Copper does not impart hardness to steel. So option A is right. Copper does not impart hardness to steel. Which of the following element does not impart hardness to steel? So answer is copper. Option A is right. Next question is the presence of sulfur in pig iron makes. Sulfur को अगर हम pig iron में जो sulfur की प्रेजेंस है तो उससे क्या होता है? वो मशीनेबल होता है, हो जाता है, ब्रिटल हो जाती है, हार्ड हो जाती है, या फिर द कास्टिंग अनसाउंड की कास्टिंग जो होती है वो अनसाउंड हो जाती है। तो अगर बच्चों हम सल्फर को पिग आयरन में ऐड करें तो उसकी जो कास्टिंग होती है वो अनसाउंड हो जाती है। तो ऑप्शन डी हमारे इस केस में राइट होगा। प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन पिग आयरन makes the casting unsound. Next question is question number 116. Melting point of iron. आयरन का बच्चों हमने मेल्टिंग पॉइंट बताना है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन ऑप्शन ए 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 1601, ऑप्शन सी 1489 और ऑप्शन डी 1712 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों मेल्टिंग ऑफ आयरन कितना होता है? 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर में पूछा जा चुका है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज
1539 degree centigrade. So option A is right. Next question is compressive strength of grey cast iron in tons per centimeter is of the order of. Compressive strength of grey cast iron in tons per centimeter is of the order of. तो बच्चों पहले तो हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है ये जब कोई भी हम चीज को पुश करते हैं या वो पुश टुगेदर होती है, एक दूसरे के साथ हम उसको पुश करते हैं तो उसको रेजिस्ट करती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? रेजिस्ट्स। क्या करती है? रेजिस्ट करती है पुशिंग टुगेदर को। रेजिस्ट्स पुशिंग टुगेदर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेजिस्ट करती है पुशिंग को, यानी कि सिंपल वर्ड में अगर आप कहें जब हम पुशिंग करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उसको रेजिस्ट करती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेजिस्ट्स बीइंग पुश्ड टुगेदर। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि हम ग्रे कास्ट आयरन को पुश टुगेदर करने की कोशिश करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी दूसरे बारे में, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वही होती है ना कि पुश टुगेदर को रेजिस्ट करती है। तो जब ग्रे कास्ट आयरन की पुशिंग टुगेदर करते हैं तो जो उसकी रेजिस्टेंस होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि ऑफ ग्रे कास्ट आयरन वो टन्स पर सेंटीमीटर में कितनी होती है? तो वो ऑप्शन है 3 to 5, ऑप्शन बी 5 to 7, ऑप्शन सी 7 to 10 और ऑप्शन डी 10 to 15। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रे कास्ट आयरन in tons per centimeter is option A. Option B, sorry, 5 to 7 degrees, 5 to 7 tons per centimeter. Compressive strength of grey cast iron in tons per centimeter is of the order of 5 to 7 tons per centimeter. और compressive strength क्या होती है बच्चों कि ये resist करती है pushing together और resist being pushed together. So in case of grey cast iron it is of the order of 5 to 7 tons per centimeter. Next question is blast furnace iron produces following by the reduction of ore, iron ore. के अब बच्चों ब्लास्ट फर्नेस में अगर हम रिडक्शन ऑफ आयरन ओर करें तो क्या हमारे पास प्रोड्यूस होगा? ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूसेस फॉलोइंग इनमें से, यानी कि दो ऑप्शन हमारे पास हैं फॉलोइंग बाय रिडक्शन ऑफ आयरन। और जब हम आयरन ओर की रिडक्शन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन है, ऑप्शन बी पिग आयरन, ऑप्शन सी रॉट आयरन और ऑप्शन डी मेलेबल आयरन। तो जब रिडक्शन ऑफ आयरन ओर करते हैं हम तो ब्लास्ट फर्नेस में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? तो ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूसेस बाय रिडक्शन ऑफ आयरन और प्रोड्यूस होती है। ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूसेस पिग आयरन बाय रिडक्शन ऑफ आयरन। और जब भी हमने आयरन और की रिडक्शन करनी है तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या प्रोड्यूस होगा? पिग आयरन प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट इज कपोला प्रोड्यूस फॉलोइंग मटेरियल। आप पहले तो बच्चों में पता होना चाहिए कि कपोला क्या है। कपोला बेसिकली ये एक मेल्टिंग डिवाइस होती है जिसको हम फाउंड्रीज में यूज करते हैं। किसके लिए हम इसको यूज करते हैं? कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। तो कपोला इज बेसिकली अ मेल्टिंग डिवाइस यूज्ड इन फाउंड्रीज दैट कैन बी यूज्ड टू मेल्ट कास्ट आयरन। सो ऑप्शन दिस इज द कपोला। ये हमने याद रखना, ये एक मेल्टिंग डिवाइस होती है जिसको हम फाउंड्रीज में यूज करते हैं कास्ट आयरन की मेल्टिंग के लिए, कास्ट आयरन की मेल्टिंग के लिए। तो ऑप्शन हमारे पास है कि कपोला प्रोड्यूसेस फॉलोइंग मटेरियल कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन या फिर मेलेबल आयरन। तो कपोला से हमें कौन सा आयरन प्रोड्यूस होता है? वो होता है कास्ट आयरन। सो ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय। स्टील की मशीनेबिलिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अब बच्चों पहले तो हमें ये मशीनेबिलिटी का पता होना चाहिए। मशीनेबिलिटी क्या होती है? तो मशीनेबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि ये एक तरह की
Machinability is defined as ease with which metal can be cut by permitting removal of material with satisfactory surface finish at low cost। के ये एक मशीनेबिलिटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को काट कर सकते हैं मटेरियल की रिमूवल के साथ, और उसके साथ साथ हमारी जो सरफेस फिनिश होती है वो भी अच्छी यानी कि सेटिस्फैक्टरी सरफेस फिनिश भी हमें प्रोड्यूस होगी, और उसके अलावा ये सब कुछ हमें लो कॉस्ट पे होगा। तो मशीनेबिलिटी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को काट कर सकते हैं, इससे मटेरियल रिमूव होगा एट बेटर सरफेस फिनिश विद लो कॉस्ट। तो अब इसके मशीनेबिलिटी और स्टील को अगर हमने इंक्रीज करना है तो स्टील के केस में हमें ये किस चीज़ के जरिए इंक्रीज हो सकती है मशीनेबिलिटी और स्टील। तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन एंड सल्फर, ऑप्शन बी है फास्फोरस लेड एंड सल्फर, ऑप्शन सी है हमारे पास सल्फर ग्रेफाइट एंड, ऑप्शन बी है हमारे पास फास्फोरस लेड एंड सल्फर, ऑप्शन सी है हमारे पास एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील अगर हमने इंक्रीज करनी है तो हमें इनमें से क्या यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए सिलिकॉन एंड सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस लेड एंड सल्फर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील को अगर हमने इंक्रीज करना है तो हमें फास्फोरस लेड और सल्फर को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इस केस में हमारा